सो हाय एवरीवन, वेलकम टू टीजी क्लासेज। तो आज हमारा यूजीसी नेट के अंदर आज हम करने जा रहे हैं इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स के अंदर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक टू हाई लेवल तक जाएंगे, और जिसमें हम आपको कवर करेंगे कि हमारी सैलरी क्या होती है, अलग अलग हेड्स को डिस्कस करेंगे सैलरी का, और सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बाद में पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। एंड फिर हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन क्या होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस आएंगे, और फिर एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। एंड एक और सेक्शन था, एक और था उसके अंदर, वो क्या था हमारा पीजीबीपी कैपिटल गेन और पीजीबीपी और हाउस प्रॉपर्टी। तो अलग अलग सेक्शंस है, उसके अंदर वो भी डिस्कस करेंगे। और ये पूरी जो हमारी वीडियोज रहेंगी इनकम टैक्स की, वो स्पेसिफिकली रिलेट करेंगी आपकी जो यूजीसी नेट से। और हम लाइक टू द पॉइंट यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन करवाएंगे। और जो स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और आज हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये हमारी क्लास फर्स्ट रहेगी इनकम टैक्स की। और ये जो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एचपीएससी, आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और कॉमर्स के अंदर स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो कॉमर्स की, तो ये दोनों के लिए स्पेसिफिकली रिलेवेंट रहने वाली है ये वीडियो। तो आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो इनकम टैक्स, हमें ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स आया कब। तो इनकम टैक्स जो आया, उसका जो एक्ट है वो कब आया। अगर ये क्वेश्चंस मैच ऑफ द फॉलोइंग में आता है तो इनकम टैक्स एक्ट हमें पता होना चाहिए। 1961 के अंदर इनकम टैक्स एक्ट लाया गया, और इसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट के साथ हमारा क्या क्या आया वो भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके अंदर फिर हमें पता होना चाहिए ये एक्ट आया, इनकम टैक्स एक्ट आया ये। और फिर इनकम टैक्स रूल्स कब आए, इनकम टैक्स रूल्स। किसी भी एक्ट को लागू करने के लिए हमें उसके रूल्स भी होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए। जैसे कि कोई भी हम जैसे कि ट्रैफिक वो होता है, हमें एक कंट्री के अंदर कोई भी एक्ट लागू करना है, तो एक्ट को लागू करने के लिए प्रैक्टिकली सोसाइटी के अंदर, इन एक कंट्री इकोनॉमी के अंदर लागू करने के लिए उसके अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस लाने पड़ते हैं। जैसे कि एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर हमें, सोसाइटी छोड़ो, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी नई स्कीम आती है, नई पॉलिसी लेके आते हैं, तो नई पॉलिसी को लागू करने के लिए साथ साथ कुछ रूल्स लेके आए जाते हैं, रेगुलेशंस लाए जाते हैं, ताकि प्रॉपरली वो पॉलिसी काम करे। सेम वे में इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है कि अगर इनकम टैक्स एक्ट को लागू करना है तो उसके साथ साथ उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी फॉलो करना जरूरी है, ताकि प्रैक्टिकली एक्ट को लागू किया जा सके। तो ये हमें पता होना चाहिए इनकम टैक्स रूल्स कब आए। ये आए थे हमारे 1962 के अंदर, 1962 के अंदर आए थे। फिर इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एक्ट पूरे इंडिया के अंदर, होल इन इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर लागू होता है। और एक्ट 1961 के अंदर आया था, रूल्स 1962 के अंदर आया था। फिर आता है हमारा कि जो रूल्स होते हैं वो किसके लिए बनाए जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। हमारा जो एक्ट है उसको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट को लागू करने के लिए हमारे रूल्स बनाए जाते हैं। और ये रूल्स कौन बनाता है, ये रूल्स जो है हमारे बनाएंगे कौन, सीबीडीटी। ये जो रूल्स है सीबीडीटी बनाएगा, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। फिर आता है हमारा रूल्स हो गया। फिर आता है नोटिफिकेशंस क्या होती है। तो नोटिफिकेशन से होता है कि नोटिफिकेशंस कोई भी आएगी वो
पब्लिक के लिए, पूरी पब्लिक के लिए लागू रहेगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आती है तो उसके अंदर कोई भी अप्लाई कर सकता है पूरी इंडिया के अंदर। तो नोटिफिकेशंस मतलब कि जो भी इनकम टैक्स पे करता है तो उनके लिए, सबके लिए लागू रहती है जो नोटिफिकेशंस आएंगी। तो अगर रूल्स के अंदर, जो इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं इसके अंदर अगर कोई भी बदलाव करते हैं, अगर इनकम टैक्स में चेंज आता है तो नोटिफिकेशंस टू पब्लिक को नोटिफाई किया जाएगा कि इसके अंदर हमने सेक्शंस के अंदर चेंज किया है, हमने इनकम टैक्स की जो स्लैब रेट्स उसके अंदर बदलाव किया। स्लैब रेट्स हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होती है। तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ भी चेंजेज होते हैं तो नोटिफिकेशंस के द्वारा पब्लिक को इन्फॉर्म किया जाता है। तो जो नोटिफिकेशंस है वो किसके लिए होती है? फॉर पब्लिक, इश्यूड फॉर पब्लिक। नोटिफिकेशंस इश्यूड फॉर किसके लिए इश्यू की जाती है? इश्यूड फॉर पब्लिक। पब्लिक को लाइक इशू की जाएंगी। और इसके अंदर जो नोट करने वाला है नोटिफिकेशन से रिलेटेड, और नोटिफिकेशंस के अंदर इट्स कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज इन एक्ट और रूल्स के अंदर, एक्ट के अंदर कोई भी चेंज किया जाएगा तो वो पब्लिक को नोटिफाई किया जाता है। और एग्जाम के अंदर अगर इनकम टैक्स के अंदर कोई भी चेंज आता है तो 6 मंथ पहले से अप्लीकेबल, मतलब कि एग्जाम और कंडक्ट होने से 6 महीने जो पहले चेंजेस आएंगे। तो जैसे कि आप लोगों का एग्जाम हो रहा है 31 जून, तो 31 जून से 6 महीने पहले जो भी 31 दिसंबर यहाँ तक के जो भी रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे यहाँ तक लागू रहेंगे। तो ये आपकी कुछ 31 जून तो वैसे होता ही नहीं है, 30 जून होता है। तो 6 महीने की जो पहले भी नोटिफिकेशन, जो 6 मंथ पहले नोटिफिकेशंस आएंगे वो लागू रहेंगी। बट जीएसटी के अंदर ये होता है कि अगर आपका जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है वो इसलिए मतलब कि उसके अंदर कोई भी चेंज करेंगे रेट्स के अंदर या जीएसटी रेट्स के अंदर कोई भी चेंज आता, बदलाव आता है तो वो इमीडिएटली इफेक्ट से जो चेंज हुआ है वो तभी लागू हो जाता है। जैसे कि आपका जो इनकम जीएसटी के अंदर चेंजेस रिसेंटली हुआ था, तो आपका जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 2025 के अंदर, तो वो क्वेश्चंस जीएसटी रेट्स पूछ रखे थे क्या क्या चेंजेस किया है गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर। तो जीएसटी जिस टाइम पे चेंज आया उसी टाइम से ही लागू हो जाते हैं जीएसटी के रेट्स। तो ये थोड़ा हमें पता होना चाहिए। तो ये भी नोटिफिकेशंस कौन इश्यू करता है? इश्यूड फॉर पब्लिक के द्वारा इश्यू, मतलब पब्लिक के लिए इश्यू किए जाएंगे। और इश्यू कौन करता है? इश्यूड बाय किसके द्वारा इश्यू? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, सीबीडीटी। तो इसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख रखी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। तो सीबीडीटी के द्वारा लागू किया जाता है। और नोटिफिकेशंस के अंदर जो नोट करने वाली बात है इसके अंदर आप ये नोट कर सकते हो, नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज कोई भी जो बदलाव करते, नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज इन किसके अंदर? इन एक्ट और रूल्स के अंदर। और फिर दूसरी चीज जो नोट करने वाली है, अगर आप हिंदी का अगर थोड़ा बहुत नोट करना चाहो तो सिंपलीफाई करने के लिए, रूल्स में चेंज आता है, रूल्स के अंदर कोई भी चेंज आता है तो नोटिफिकेशंस टू द पब्लिक को नोटिफाई किया जाता है बाय द गवर्नमेंट के द्वारा। और इसकी जो वेबसाइट है इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स इंडिया गवर्नमेंट इन ऐसे इनकम टैक्स की वेबसाइट है, वहाँ पे जो भी नोटिफिकेशंस आएगी वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो ये हमारे नोटिफिकेशंस है और इनकम टैक्स रूल्स पढ़ा। फिर आता है सर्कुलर्स। मैं ये इरेज कर देता हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा।
ये बिल्कुल जो मैं करवा रहा हूँ बेसिक से करवा रहा हूँ, और जिन बच्चों को नोट्स बनाने इनकम टैक्स के नोट्स बना लो साथ साथ में, ताकि आपको एग्जाम में अपने अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज सूटेबल करती है, इंग्लिश में नोट करना चाहो तो इंग्लिश में नोट कर लो, हिंदी में नोट करना चाहो अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो नोट कर सकते हो। जैसे कि मैं नोट्स बनाता तो उस टाइम पे हिंदी इंग्लिश मिक्सअप लैंग्वेज यूज़ करता था नोट्स बनाने के लिए, वो एग्जाम टाइम में आपके शॉर्टकट नोट्स हेल्प करेंगे ताकि आप इजीली रिवाइज कर सको चीज़ों को। फिर आता है हमारे सर्कुलर्स। सर्कुलर्स, तो सर्कुलर्स ये होता है कि इनकम टैक्स कोई भी चेंज करता है तो वो चेंज खाली डिपार्टमेंट के लिए लागू रहेगा, मतलब डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा ना कि पब्लिक को। तो जैसे कि टैक्स के एक्ट के अंदर सॉरी एक्ट के अंदर और स्लैब रेट्स के अंदर या कोई भी इनकम टैक्स के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो हमें टैक्स अथॉरिटी को डाउटफुल करती है कि ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है, तो वो डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए डिपार्टमेंट्स को सर्कुलर्स इश्यू करती है कि, और वो लागू किसके लिए रहेंगे, खाली जो डिपार्टमेंट में जो वर्क करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उन्हीं के लिए लागू रहेंगे। तो क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स इन एक्ट या रूल्स या प्रोसेस के अंदर ऑल सर्कुलर्स 6 मंथ बिफोर, ये भी 6 महीने पहले से ही लागू रहेंगे। जैसे 6 मंथ बिफोर आपके एग्जाम से जो भी सर्कुलर्स आएंगे वो हमें पता होना चाहिए। और आपके जो एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं पूछता सर्कुलर से रिलेटेड, आपको क्वेश्चंस अगर आते हैं ना नोटिफिकेशंस क्या होती है और मतलब कि बताऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो क्लैरिफिकेशन ऑफ सर्कुलर्स किस लिए इश्यू किए जाते हैं, क्लैरिफिकेशन ऑफ, क्लैरिफाई करना क्या, ऑफ डाउट्स को क्लैरिफाई करना, रूल्स को या प्रोसेस को क्लैरिफाई करना सर्कुलर्स होता है। और ये भी सीबीडीटी इश्यू करता है। हमारे जो सर्कुलर्स कौन इश्यू करेगा, इश्यूड बाय सीबीडीटी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और सर्कुलर्स जो है मैंडेटरी होते हैं डिपार्टमेंट को फॉलो करना। सर्कुलर्स आर सर्कुलर्स इज मैंडेटरी या जरूरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉलो करना फॉर डिपार्टमेंट के लिए। एंड नॉट मैंडेटरी किसके लिए जरूरी नहीं होते, नॉट मैंडेटरी फॉर एसएससी। एसएससी कौन होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे कौन एसएससी होता है। तो बेसिकली एसएससी वो होता है जो इनकम टैक्स पे करता है। तो इसके भी थोड़ा सा मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा एसएससी क्या होता है। तो भी आपको तभी ये याद रखो कि एसएससी वो पर्सन होता है कि जो इनकम टैक्स को पे करता है। फिर आता है हमारा केस लॉज या लीगल डिसीजंस। केस लॉज या लीगल डिसीजंस। अब ये क्या होता है कि इनकम टैक्स या केस लॉज क्या होता है कि मतलब कि जो भी लीगल डिसीजंस है हमारे उसके अंदर कोई भी चेंज आएगा तो वो भी इनकम टैक्स के अंदर जरूरी है। लीगल डिसीजंस आते हैं वो भी फॉलो करना इनकम टैक्स के लिए जरूरी है। और जैसे कि इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश की गई है, ये केस लॉज के अंदर ये स्टैब्लिश की गई जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल। तो मैं लिख देता हूँ इसको ITAT, इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल, APPELEET
ई और ट्रिब्यूनल। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो बर्डन है इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी केस जाते हैं, उस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए इसकी स्थापना की गई है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड एसएससी जो इनकम टैक्स पे करता है उनके जो डिस्प्यूट्स है ये हैंडल करेगा। तो इसलिए केस लॉ या लीगल डिसीजन, ये टर्म आपको याद रखनी है। फिर आता है हमारा फाइनेंस एक्ट। अब फाइनेंस एक्ट क्या होता है? फाइनेंस एक्ट इज पास्ड व्हेन प्रेसिडेंट अप्रूव फाइनेंस बिल। तो जो हमारी प्रेसिडेंट है वो फाइनेंस बिल हर एक साल पास होता है, तो अगर वो बिल को पास हो जाता है, प्रेसिडेंट पास कर देती है, तो बिल कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? फाइनेंस बिल। जो हमारा एक बिल होता है, बिल वो क्या होता है, उसको चेंज करना, कन्वर्ट करना किसके अंदर? हम करेंगे एक्ट के अंदर। ये एक्ट में कन्वर्ट कब होगा? जब प्रेसिडेंट हमारी अप्रूव कर देती है। और फाइनेंस एक्ट वंस अप्रूव्ड बिंग्स चेंजेस टू आईटी एक्ट। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि फाइनेंस एक्ट के अंदर एक बार अगर अप्रूव हो जाता, फाइनेंस एक्ट हमारा एक बार अप्रूव हो गया, फाइनेंस एक्ट प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, हमारे एक्ट बन गया वो, तो वो चेंज लेके आएगा किसके अंदर? आपके जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बदलाव लेके आएगा और जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर बदलाव लेके आएगा। तो फाइनेंस एक्ट हर एक साल पास होता है। तो जैसे कि अभी जो रिसेंट में आया था, बजट आया था आपका 1 फरवरी को, फाइनेंस एक्ट, और वो चेंजेस लेके आएगा कि जैसे कि स्लैब रेट्स क्या रहेंगी, क्या क्या टैक्स, मतलब कि कितनी एक पर्सन जो टैक्स पे करता छूट रहेगी उसको रिलीफ मिलेगा, और डिडक्शंस वगैरह के बारे में डिस्कस करेगा। तो बेसिकली आगे हम डिस्कस करेंगे इनको 1 बाय 1 पूरी डिटेल के अंदर। तो फाइनेंस एक्ट ये बताएगा कि फाइनेंस बिल चेंज होगा फाइनेंस एक्ट में, और ये पार्लियामेंट में पास होता है फाइनेंस बिल, और फिर बाद में प्रेसिडेंट इसको साइन करती है। और फाइनेंस एक्ट में जो भी बदलाव आएंगे वो बेसिकली इम्पैक्ट करेंगे, प्रभाव डालेंगे किसके अंदर? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। जैसे कि स्लैब रेट्स चेंज हो गए, स्लैब रेट्स हम आगे डिस्कस करेंगे, स्लैब रेट क्या होता है पूरा। तो स्लैब रेट्स में थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। स्लैब रेट्स ये होती है कि इतनी इनकम रेंज के अंदर इतना टैक्स रेट लगेगा। जैसे कि आपकी इनकम है 0 से लेके 3 लाख, तो इसके अंदर नो टैक्स। और मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी मैं आगे डिस्कस करूँगा इसका। जैसे 5 लाख से लेके 3 लाख से लेके, मतलब कि 0 से 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, और फिर 3 लाख से लेके 5 लाख तक अगर 5% टैक्स लगता है, तो ये क्या है, ये जो रेंज दे रखी है ना, स्लैब रेट होती है कि इस रेंज के बीच में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और 3 से लेके 5 लाख की जो रेंज होती है इसमें 5% टैक्स लगेगा। तो ये जो बीच में जो गैप है इसको हम बोलते हैं रेंज, और ये होती है स्लैब रेट की इस स्लैब के अंदर इतना % टैक्स लगेगा, इस स्लैब के अंदर 5% टैक्स लगेगा। तो ये डाटा एक्यूरेट नहीं है, तो आपको एक थोड़ा सा बताने के लिए स्लैब रेट होती क्या है ये आगे हम डिस्कस करेंगे स्लैब रेट के बारे में, क्योंकि आपके आगे काम आएंगे। फिर आता है हमारा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होती है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है हमारा, तो जो क्वेश्चन इसके अंदर पूछता है, क्या पूछेगा कि इनकम टैक्स के कुछ पिलर्स होते हो, क्या कौन कौन से होते हैं। तो इसके जो पिलर्स हैं वो हमें पता होना चाहिए क्या क्या है। इनकम टैक्स एक्ट खुद, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और इनकम टैक्स रूल्स
1961, सॉरी गलत नोट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट तो अपना 1961 के अंदर आया था, 1961। और इनकम टैक्स जो रूल्स है वो हमारे आए थे 1962 के अंदर। और इसका एक पिलर है फाइनेंस एक्ट, और फिर आता है केस लॉज या लीगल डिसीजंस, केस लॉज या लीगल डिसीजंस, और फिर आता है नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस और फिर सर्कुलर्स। तो ये इसके 5 स्टेप्स होते हैं, 1 2 3 4 5। तो इन नोटिफिकेशन सर्कुलर्स को 1 में डाल देते हैं हम इसको। तो इनकम टैक्स पूछे, इनकम टैक्स के अंदर क्या क्या कवर होता है। तो इनकम टैक्स के अंदर क्वेश्चन पूछ ले तो बेसिकली ABCD ऐसे पूछता है। तो इनकम टैक्स एक्ट होता है, इनकम टैक्स रूल्स होते हैं, फाइनेंस एक्ट होता है, केस लॉज या लीगल डिसीजंस होते हैं, नोटिफिकेशन सर्कुलर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर इन सब के अलावा कुछ है तो वो नहीं होगा, वो कट करके बाकी मार्क कर देना सब। और फिर आता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। फिर आता है डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और फिर होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जब कोई भी पर्सन इनकम अर्न करता है तो वो डायरेक्टली इनकम टैक्स अथॉरिटी को जब टैक्स पे कर रहा है ना, वो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि हमारा डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है कि जब एक पर्सन इनकम अर्न कर रहा है, मान के चलो एक पर्सन जब इनकम अर्न कर रहा है तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। जैसे कि आप मान के चलो आपका JRF निकलेगा और आप जब गवर्नमेंट जॉब लगते हो परमानेंट, तो आपको सैलरी अप्रोक्स 1 लाख और 1 लाख से लेके 1,20,000 की रेंज में बेचे मिलेगी। 1 लाख से लेके 1,20,000 की रेंज में जब सैलरी मिलेगी तो काट पीट के अप्रोक्स 1 लाख मिलता है। तो 1 लाख से जब 1,20,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी तो आपका जो टैक्स होता है, आप टैक्स किसको जमा करवाओगे? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को आप जब डायरेक्टली आपने जो पैसा कमाया वो गवर्नमेंट को जब जमा करवा रहे हो ना सीधा, तो वो होता है हमारा इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा करवाना जो पैसा आपने अर्न किया है। वैसे ही जब कोई भी बिजनेस होता है या बिजनेस कोई भी रन कर रहा है या कोई पर्सन हाउस प्रॉपर्टी से रेंट मिल रहा है उसको, तो वो पर्सन अपनी रिसोर्सेज देके इनकम जनरेट कर रहा है या प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो वो प्रॉफिट कहाँ मतलब कि प्रॉफिट अगर इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के अंदर आ रहा है तो वो पर्सन इनकम टैक्स वो डायरेक्टली सरकार को जमा करवाता है। तो जो पर्सन प्रॉफिट कमाएगा वो सरकार को जमा करवाएगा, और वो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। मतलब कि जो रेवेन्यू, जो प्रॉफिट हमने जनरेट किया या जो इनकम जनरेट की, वो उसका सर्टेन पार्ट जो टैक्स हमारा बनता है वो डायरेक्टली हम सरकार को जमा करवा रहे हैं, तो डायरेक्ट टैक्स होगा। वहीं पे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर होता है, जो पर्सन, इनडायरेक्टली क्या होता है कि जो एंड कंज्यूमर होता है वहाँ से टैक्स कलेक्ट करेगा। जैसे कि ये पर्सन है प्रोड्यूसर, तो ये पर्सन है प्रोड्यूसर और ये अपनी गुड्स को सेल करता है। किसको? ये सेल करता है अपना रिटेलर को, सॉरी होलसेलर को, जो इकट्ठा सामान खरीदता है। प्रोड्यूसर होलसेलर से खरीदेगा और होलसेलर क्या करेगा? होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, जो छोटे छोटे क्वांटिटी में सेल करता है, और रिटेलर बेचेगा किसको? कंज्यूमर को, कस्टमर को, जो एंड कस्टमर, जो एंड में गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, कस्टमर। स्पेलिंग अगर आप देख लेना तो ऐसे अपनी साइकिल चलती है। तो अगर मान के चलो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें प्रोड्यूसर क्या है? गाड़ियाँ परचेज हो रही है,
गाड़ी छोड़ो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम मान के चलो, ये होता है अपना प्रोडक्शन क्या हो रहा है इसका, अपना प्रोडक्शन हो रहा है मोबाइल फोन्स का, किसका मान के चलो, आईफोन बन रहे अपने, आईफोन की प्रोड्यूसर है कंपनी, प्रोड्यूस करे आईफोन। तो आईफोन कंपनी क्या करेगी, होलसेलर को सामान जाएगा ट्रक से, और होलसेलर से हमारा सामान कहाँ जाएगा, ट्रक से रिटेलर के पास में। तो ये मैं ट्रक बना देता हूँ अपना, ये 4 पहिए इसके, गलत बनेगा वैसे रहने देता हूँ, रुको मैं फिर से बना के दिखाता हूँ। ये अपना सामान जाएगा, ट्रक से जा रहा अपना, ये अपना ट्रक से सामान जा रहा है, तो ये अपना ट्रक से सामान गया, और ये ट्रक से सामान गया अपना यहाँ पे, यहाँ से लोड हो गया, यहाँ से अपना सामान का लोड हुआ और यहाँ से होलसेलर के पास गया गुड्स। फिर सेम यही गुड्स होलसेलर ने ट्रक से लोड करके यहाँ से टेम्पो में गया, क्योंकि क्वांटिटी कम हो जाती है, और ये जो ट्रक्स तो मतलब टेम्पो से आगे गया, और ये सामान होलसेलर ने क्या किया, टेम्पो में भर दिया छोटे व्हीकल में, और होलसेलर ने रिटेलर को बेच दिया सामान। अब रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर बेच देगा एक क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, किसको सेल कर देगा, कस्टमर को सेल कर दिया, सेल्स, सोल्ड, बेच दिया, सोल्ड। तो अब क्या करेगा कि वो पर्सन, रिटेलर मान के चलो आप कोई भी गुड्स बाई करते हो, तो लैपटॉप खरीदते हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदते हो, तो उस पर लिखा रहता है कि जीएसटी इतना है, सीजीएसटी इतना है, एसजीएसटी इतना है, या आईजीएसटी इतना है। तो वो एक गुड्स बाई करने के साथ साथ में आप टैक्स भी पे कर रहे हो। तो आपका टैक्स कौन कलेक्ट करता है, आपका टैक्स मान के चलो, टैक्स आप पेमेंट किसको करते हो, रिटेलर को। रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर को पेमेंट कर दी, रिटेलर जमा करवा देगा होलसेलर को, और होलसेलर आगे जमा करवा देगा प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर किसको जमा करवाएगा, प्रोड्यूसर जाएगा सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास जाएगा, और वहाँ पे ये कहेगा कि मैंने इतनी गुड्स सेल की है और इतना जीएसटी कलेक्ट किया है, और ये सरकार को जमा करवा देगा। तो इनडायरेक्टली कस्टमर का जो गुड्स उसने कंज्यूम की है, एंड कंज्यूमर ने, वो टैक्स इनडायरेक्टली सरकार कलेक्ट कर रही है। बट बीच में जो इंटरमीडिएट आता है, रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स हमारा, जैसे कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका एग्जाम्पल नोट कर सकते हो। फिर आता है हमारा टैक्स के अंदर 3 चीजें कवर होती है, वो हम डिस्कस करते क्या क्या होती है। एक बार मैं क्लास देख लूँ कितना टाइम हो गया, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 मिनट रुको। 28 मिनट क्यों हुई अभी तो। फिर आता है हमारा टैक्स 3 चीज़ों को कवर कर, तो 3 चीज़ क्या क्या है हमारा, टैक्स कवर्स 3 थिंग्स। वो 3 चीज़ क्या क्या होती है, तो पहला होता है हमारा फर्स्ट होता है हमारा टैक्स। टैक्स क्या होता है कि जो टैक्स होता है किसके द्वारा लगाया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। पहली चीज होती है टैक्स, फिर होता है सरचार्ज, और फिर होता है हमारा सेस। और ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, ये सेकंड सरचार्ज, और फिर 3 होता है सेस। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो अब की बार सेस पूछ लिया था कि सेस कितना % होता है, तो मैं बताऊंगा कितना % सेस होता है, अभी कितना % चल रहा है। तो 4% सेस चल रहा है अभी, दिसंबर 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया था। हायर एजुकेशन, हायर HEC, हायर एजुकेशन सेस कितना होता है, वो होता है 4%। सॉरी, हायर नहीं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना होता है, वो होता है 4%। जो बेसिकली आपका जो टैक्स तो इतना कलेक्ट किया है,
टैक्स के साथ साथ में आपका जो टैक्स बनता है उसके साथ में हेल्थ एंड एजुकेशन से मतलब कि जो कंपलसरी होता है पे करना 4%, वो सरकार को जमा करवाना होता है आप लोगों को। तो ये जो टैक्स होता है किसके द्वारा लीवी किया जाता है, वो लीवी बाई गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा लागू मतलब कि चार्ज किया जाएगा। आप लोग कैसे पे करते हो, YVIA, वाई इज पेड VIA इन द फॉर्म, मतलब किस फॉर्म में पे करते हो आप लोग, चालान पे करते हो या ऑनलाइन पे करते हो आप लोग, या जो टैक्स आपका बन रहा है वो आप लोग जो पे करते हो वो। टैक्स इज ए पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, टैक्स इज पार्ट ऑफ CFI क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिड CONSOLIDATED, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो टैक्स एक हिस्सा होता है, किसका पार्ट होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जितना भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो ऑल द टैक्स कलेक्टेड शैल बी डिवाइडेड अमंग स्टेट्स। तो बेसिकली जितना भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार जो 3 स्टेट्स होती है, जितनी भी सरकारी होती है स्टेट के अंदर, वो उसके अंदर डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑल टैक्सेज, जितना भी टमाटर टैक्स होता है कलेक्टेड, ऑल टैक्स कलेक्टेड और सेल्फ डिवाइडेड बट जाएगा किसके बीच में, अमंग स्टेट्स, राज्य सरकारों के बीच में। तो आपने सुना होगा कि बिहार गवर्नमेंट को इतना फंड दिया गया है, हरियाणा गवर्नमेंट को इतना फंड दिया गया है, यूपी गवर्नमेंट को इतना फंड दिया गया है। तो वो कहाँ से जाता है, जितना भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इस फंड के अंदर पैसा आएगा उससे दिया जाएगा। और जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है, ये जो ये जो अभी क्लास में कटआउट है उसकी वजह से क्लास एक बार डिस्कनेक्ट हो गई थी ड्यू टू माई बैटरी लो, फोन की बैटरी लो हो गई थी। तो अब हमने डिस्कस कर लिया था कि टैक्स कब चार्ज किया जाता है। अब हम डिस्कस करने वाले कि सरचार्ज क्या होता है और सेस क्या होता है। तो हमने ये डिस्कस किया था, टैक्स कवर्स 3 थिंग्स, 3 चीजों को टैक्स कवर करता है। वो 3 चीज क्या क्या है हमारा, पहला तो है टैक्स। टैक्स क्या होता है ये हमने डिस्कस किया। और जो टैक्स होता है वो डिवाइड होगा, जितनी भी राज्य की सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके बीच में डिवाइड होता है, और वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। फिर आता है हमारा सरचार्ज क्या होता है। सरचार्ज, जब हमारी इनकम एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा है तो वो होगा हमारा सरचार्ज। तो बेसिकली इनकम टैक्स के अंदर ये कह रखा है कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आपका क्या होगा, एक टैक्स के ऊपर थोड़ा एडवांस टैक्स लगेगा। तो उसकी भी कुछ स्लैब रेट्स है। तो ये भी सरचार्ज इज द पार्ट, इट इज पार्ट ऑफ CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।
एक हिस्सा है सरचार्ज, किसका हिस्सा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और फिर एक इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं दूं, अगर आपकी इनकम एक प्रिस्क्राइब्ड, एक मान के चलो 50 लाख एक लिमिट है, 50 लाख से अगर ऊपर इनकम है तो आपको सरचार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो सरचार्ज इज अप्लीकेबल। सरचार्ज कब लगेगा, सरचार्ज इज अप्लीकेबल कब, इफ इनकम एक्सीड्स, इनकम अपनी क्या है, ज्यादा है, एक्सीड्स प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। तो अगर इनकम आपकी एक लिमिट से ज़्यादा है तो सरचार्ज लगेगा। और कलेक्टेड एज ए परसेंटेज ऑफ टैक्स, कलेक्टेड एज परसेंटेज ऑफ टैक्स। तो मैंने ये क्या कहा था कि जो सरचार्ज होता है वो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। तो ये क्या होता है कि जितना आपके एग्जाम्पल लेके चलूँ मैं यहाँ पे, कि आपका अगर टैक्स बन रहा है 20,000 रुपये, थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ, 20,000 थोड़ी गरीबी दिखती है तो थोड़ा सा अमीर दिखाता हूँ मैं, कि हमारे अगर टैक्स है 2 लाख रुपए, तो ये अपना टैक्स बना है। अगर अपनी इनकम, और हमें ये देखनी है कि इनकम कितनी है, हमारी इनकम है 70 लाख रुपए। तो अगर इनकम आपकी 70 लाख रुपए है, 50 लाख से ज़्यादा है, तो सरचार्ज लगेगा कितना, 10% के हिसाब से। तो ये आपका टैक्स है 2 लाख रुपए, और इसके ऊपर सरचार्ज ऐड करेंगे 10%। तो 10% सरचार्ज कितना बनेगा, 2 लाख रुपए का। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 लाख का 10%, तो टैक्स ऑन टैक्स, ये हमारा टैक्स है, इसके ऊपर 10% कैलकुलेट करेंगे, और ये कितना बनेगा, 20,000 रुपये। तो टोटल 2,20,000 रुपये, ये हमारा क्या है, सरचार्ज। सरचार्ज होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना। और ये एक मैंने एस्टिमेटेड लिया है, ये करेक्ट मतलब कि थोड़ा अमाउंट एज्यूम किया है कि 70 लाख रुपए की मान के चलो कि 2 लाख रुपए टैक्स बन रहा है। ये एक्यूरेट नहीं है कैलकुलेशंस, तो मैंने ये बताया था कि 2 लाख एज्यूम करके मानना है कि ठीक है 2 लाख मान लो तो टैक्स भर रहा है, उसके ऊपर सरचार्ज लगता कैसे है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो ये हमारा सरचार्ज होता है। फिर आता है ये पहला पार्ट है टैक्स, दूसरा पार्ट है सरचार्ज, और तीसरा पार्ट उन्होंने बताया था HEC। ये क्या होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये कंपलसरी होता है, जो भी इनकम टैक्स पेयर है लास्ट में जो भी उसका टैक्स बनेगा लास्ट में ये 4% के हिसाब से जोड़ दिया जाता है। HEC का रेट कितना है, 4%। तो ये जो HEC का रेट आया था एक बार 2025 दिसंबर के अंदर बताया था पहले कि HEC का जो रेट है 4% है, हायर एजुकेशन सेस 4% है। और ये लगता कैसे है, अपना जो टैक्स बना था 2,20,000, तो HEC जोड़ देंगे, HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। HEC क्या होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जो पैसा आपका टैक्स की फॉर्म में, हेल्थ एंड एजुकेशन के फॉर्म में कलेक्ट किया जाएगा और वो पब्लिक की हेल्थ के लिए खर्चा करा जाएगा, एजुकेशन के ऊपर खर्चा करा जाता है। तो HEC किस हिसाब से लगेगा, ये कंपलसरी है, फिक्स है, इसके रेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, 4% है, 4% लगेगा। तो 2,20,000 पे 4% कितना बन रहा है, ये बन रहा है 8,800 रुपये। तो ये टोटल बनेगा 0,08,822, 2,28,000 रुपये 800, 2,28,800 रुपये। तो ये आपका ओवरऑल जो टैक्स है, आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी को सबमिट करवाना है, ये टैक्स ऐसे निकलेगा। तो आपके जो 3 जो थिंग्स थी, क्या क्या है, टैक्स क्या होता है,
फिर आता है सरचार्ज क्या होता है, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। इस वजह से आपका टैक्स ओवरऑल कैलकुलेट होगा। फिर इसके अंदर ये एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए लिया जाता है, और ये एक एडिशनल एक टाइप का टैक्स होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और ये हर एक इनकम टैक्स पेयर जो पे करता है इनकम टैक्स, तो हेल्थ एंड एजुकेशन हर किसी के पास, हर जो भी पर्सन टैक्स पे कर रहा है तो उसको हेल्थ एंड एजुकेशन जोड़ के टैक्स पे करेगा वो। तो ये इसकी 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स थी, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और सरचार्ज और टैक्स। और जो सरचार्ज है वो किसके पास रहेगा, सरचार्ज जो है अपनी भारत सरकार गवर्नमेंट के पास। कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सरचार्ज जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। एंड फिर आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इनकम टैक्स। जो बच्चे अगर कर रहे हैं तो साथ साथ नोट्स बनाते रहो। करवाने को तो मैं पीपीटी भी करवा सकता हूँ, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा लेंथी पीपीटी हो जाती है, वो टाइम वेस्टेज है। मतलब कि अगर मैं टोटल सिलेबस करवाने बैठा ना इनकम टैक्स का, तो पीपीटीज बहुत हो जाएंगी, बहुत बड़ा सिलेबस है इनकम टैक्स का। तो जो नोट्स करवा रहा हूँ ना, ये इफिशियंट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट नोट्स आपके लिए, इससे पेपर बाहर नहीं आएगा। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इनकम टैक्स, आर्टिकल 246, रीड विद शेड्यूल 7। तो हमें इनकम टैक्स कलेक्ट करने की अथॉरिटी कौन देता है, जो हमें आर्टिकल 246 और शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 और आर्टिकल 246 हमें राइट देगा जो इनकम टैक्स एसएससी है, जो इनकम टैक्स पे करता है उसे टैक्स मतलब कि पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करना, उसकी अथॉरिटी कौन देता है गवर्नमेंट को, वो देता है ये आर्टिकल 246 शेड्यूल 7। तो इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। वो है यूनियन लिस्ट, जिसका है एंट्री नंबर 82। ये सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकती है टैक्सेज ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती, ये लिखा है एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82 ये कहती है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो कभी भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती, किसके ऊपर, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट करेगा कौन, वो करेगा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर लिखा है एंट्री नंबर 46। एंट्री नंबर 46 स्टेट लिस्ट के अंदर ये कहेगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये आर्टिकल ये कहेगा, स्टेट लिस्ट एंट्री नंबर 46 के अंदर ये लिख रखा है एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का राइट किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो राज्य सरकार जो है आपकी एग्रीकल्चर के इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार रखती है। तो आप लोग कहोगे कि इनकम टैक्स एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, तो उसकी कुछ लिमिट्स है, कुछ कंडीशंस है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल रहेगी। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम का जो टॉपिक स्पेसिफिक है और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है, ये स्टार में मार्क कर दे, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट, CONCURRENT, कॉन्करेंट लिस्ट।
तो ये कहेगी यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास अधिकार है कुछ ऐसे टैक्सेज जो सोशल वेलफेयर के काम आते तो मिलकर टैक्स कलेक्ट करती है। तो ये अपना था आर्टिकल 246 क्या कहती है, इसमें मिक्स है, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स कलेक्ट करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी और ये मिक्स है। तो ये अपने तीन टाइप का जो अथॉरिटीज है जो टैक्स कलेक्ट करती है। एग्रीकल्चर के ऊपर राज्य सरकार कलेक्ट करेगी टैक्स अपनी, मान के चलो हरियाणा के अंदर एग्रीकल्चर हो रही है तो हरियाणा गवर्नमेंट से टैक्स कलेक्ट करेगी, और यूपी के अंदर एग्रीकल्चर हो रही है तो यूपी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी। तो अलग अलग राज्य सरकार अपनी जो प्रजा है उसे टैक्स कलेक्ट करेगी, अपनी जो पब्लिक है स्टेट की तो उसे टैक्स कलेक्ट करेगी। तो इसी के अंदर यही था। फिर आता है कि बजट इज प्रिपेयर अंडर विच एक्ट। तो जो बजट है हमारा किस एक्ट के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। बजट इज प्रिपेयर्ड अंडर विच एक्ट। तो जो बजट हमारा किस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है, वो किया जाता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग बजट तैयार किया जाता है। फिर आता है टाइप ऑफ बजट क्या होता है, बजट के भी उसको डिवाइड कर रखा है। एक होता है इंटरिम बजट, INT और RIM। तो ये कब इश्यू किया जाता है, इन द ईयर ऑफ इलेक्शन, जब इलेक्शन चल रहा है, इन द ईयर ऑफ इलेक्शन। तो बजट बेसिकली 1 फरवरी को आता है। तो जिस ईयर इलेक्शंस होते हैं तो गवर्नमेंट एक इंटरिम बजट पास करती है। तो मान के चलो वो एक मिड रेंज के अंदर, जैसे ईयर है उस ईयर के बीच में बजट जब लेके आती है वो इंटरिम बजट, तो जब इलेक्शंस होते तब आता है इंटरिम बजट। फिर आता है हमारा फाइनल बजट। फाइनल बजट क्या होगा, जो साल में एक बार आएगा। फाइनल बजट, जिस साल कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं तो उस टाइम पे फाइनल बजट आता है। वो कब आता है, 1 फरवरी को। 1 फरवरी कब, इन द ईयर ऑफ, एवरी ईयर ऑफ फर्स्ट फेब। एक फरवरी की, साल की 1 फरवरी को आता है फाइनल बजट हमारा। तो इन दी बजट, इन बजट के जो हमारा बजट आता है ये वाला, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड विद अपडेटेड इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स के अंदर हमें कोई भी अपडेट्स करनी है तो वो कैसे की जाएगी, फाइनेंस बिल पास करके। ये हमारा फाइनेंस बिल है, ये हमारा फाइनेंस बिल है, ये पास होगा किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, पास इन पार्लियामेंट। और ये पार्लियामेंट पास होने के बाद में ये कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट इस पे साइन करेगी, प्रेसिडेंट पास्ड, और ये आएगा फाइनेंस एक्ट। ये हमारा होगा फाइनेंस एक्ट।
और ये फाइनेंस एक्ट जो है हमारा क्या होगा, ये चेंज लेके आएगा, चेंज इन इनकम टैक्स एक्ट। जो भी बदलाव करना है इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर, ये फाइनेंस बिल के थ्रू होगा, फाइनेंस एक्ट के थ्रू होगा, चेंज इन इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो भी बदलाव आएगा वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू आएगा। देखो, अगर इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं, कोई भी अमेंडमेंट्स होते हैं, तो अमेंडमेंट्स क्या होते हैं कि कोई भी हम अपडेट करते हैं, कोई भी चेंज करते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, ये मैं इरेज कर देता हूं, तो ये कहना चाह रहा है कि अमेंडमेंट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, अमेंडमेंट्स इन इनका इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कोई भी हम बदलाव करते हैं, चेंज लेके आती है गवर्नमेंट, तो वो अप्लाइज फ्रॉम द सेम डे, जिस साल मतलब कि जिस टाइम पे वो बदलाव आया, जिस टाइम पे वो चेंज आया, अमेंडमेंट आई, उसी दिन ही से लागू हो जाते हैं। अप्लाइज फ्रॉम द सेम डे, जिस साल कोई भी बदलाव आएगा सेम डे से वो लागू हो जाएगा। अगर बात करें अप्लाइज, जैसे कि अगर हम आईटी एक्ट के अंदर बदलाव लेके आते हैं, डायरेक्ट टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बदलाव लेके आते हैं, इनकम टैक्स के अंदर अगर अमेंडमेंट करनी है हमें, तो वो अमेंडमेंट कब आएगी, अप्लाइज फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो जो अमेंडमेंट है इनकम टैक्स के अंदर, अगर ये कोई बदलाव लेके आना है, अगर कोई लूप होल्स रह जाती है, तो वो कब अप्लाई होंगी, ये हमें अमेंडमेंट्स सुनाई जाएंगी 1 फरवरी को, जैसे कि आपका बिल आया था अभी 1 फरवरी 2026। तो ये अमेंडमेंट्स अगर करनी है, और वो लागू कब से होंगे अमेंडमेंट्स, आपका जो अकाउंटिंग ईयर होता है, वो अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 31/3/2027। तो इस ईयर के अंदर आपकी अमेंडमेंट्स लागू होंगी, अप्लाई होंगे। तो ये इसका अंदर थोड़ा इंपॉर्टेंट था। और ये अगर इनडायरेक्ट किसके अंदर आता है, इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है वो किसके अंदर आता है, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज, इसी के अंदर आएगा टैक्स अथॉरिटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के अंदर आएगा। अगर लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, अगर हमें कोई भी लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए रूल्स लाए जाएंगे, नोटिफिकेशंस लाई जाएगी और सर्कुलर्स लाए जाएंगे, अगर कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज, अमेंडमेंट्स को अप्लाई करना है। तो मैंने ये बताया था इनकम टैक्स लॉ को, इनकम टैक्स एक्ट को, यहाँ पे मैं बताता हूँ। मैं अगर एक्ट को अपन को अप्लाई करना है तो ये कर देता हूँ मैं, IT एक्ट अप्लाई करने के लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए लाए जाएंगे रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स, और फिर लाया जाएगा नोटिफिकेशंस टू द पब्लिक, पब्लिक को नोटिफाई किया जाएगा कि ये कुछ इनकम टैक्स के अंदर अमेंडमेंट्स हुई है, और सर्कुलर्स, ताकि डिपार्टमेंट को, जितने भी डिपार्टमेंट्स इनकम टैक्स रिलेटेड, वो उनको क्लैरिफाई किया जाए, मतलब कि आपको ये अपडेट्स करनी है, सर्कुलर्स। तो ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट था। तो आज हम क्लास के अंदर इतना ही करेंगे। ये आपके
क्लास फेस्ट का जो थोड़ा ओवरव्यू दिया हमने, टैक्स क्या होता है और अमेंडमेंट्स क्या होती है, सर्कुलर्स क्या होती है, नोटिफिकेशंस क्या होती है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो नेक्स्ट टॉपिक आगे से कवर करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स काफ़ी लेंथी है, ये नहीं कि हम एक दिन में कवर करेंगे। ये हमारा कुछ इंट्रोडक्शन पहली क्लास थी, और आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये टू द पॉइंट ही पढ़ा रहा हूँ यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आई ऑलरेडी क्वालिफाइड यूजीसी नेट। एंड जो अभी रिसेंट के अंदर मतलब कि मैं 2 बार एग्जाम दिया है, तो इनकम टैक्स के अंदर जो भी क्वेश्चंस आए थे बिल्कुल एक्यूरेटली सारे सही थे, क्योंकि मेरा इनकम टैक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है मेरा। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। और मैं इसकी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, प्लेलिस्ट इनकम टैक्स की, तो आपको क्लासेज है ना पूरी अरेंज्ड मिल जाएंगी। टिल देन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।